दगड़ियों सब ठीक होंगे। बढ़िया। आजकल असोज का महीना लगा है और असोज का अर्थ होता है एक ऐसा महीना जिसमें चिपचिपाहट होती है, चिलचिलाहट भी होती है, मौसम में गर्मी भी होती है और थोड़ी नमी के साथ रूखापन भी होता है। अगर ये ना हो, असोज के महीने में अगर ये ना हो तो निश्चित जानो धान की फसल के लिए ये ना होना बहुत घातक होगा। धान का पौधा परिपक्व होने के बाद उसमें बालियां निकल चुकी हैं। बालियों में दूध बनना, दूध का सूख कर ठोस होना और फिर धान के रूप में कन्वर्ट होना, बदलना, ये क्रिया है और इस क्रिया के लिए यही मौसम चाहिए जो असोज में दिखता है। चिलचिलाहट धूप की, चिपचिपाहट धान की फसल पहाड़ों के खेतों में लहलहा रही है। जरा ऊंचाइयों पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो नीचाई वाले क्षेत्र हैं जैसे बागेश्वर, गरुड़, घाटियों के क्षेत्र, नदी घाटियों के वहाँ धान की फसल यौवन में है। खैर, मैं यहाँ आज असोज या धान पर बात करने नहीं आया हूँ, मैं राजनीति पर ही बात करने आया हूँ। इस बीच उत्तराखंड में एक राजनीतिक घटना घटी और घटना ये है कि 1978 में के बाद उत्तराखंड क्रांति दल का जब गठन हुआ था, उसके बाद से अब ये 2023 में पहली बार चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष चुना गया। उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष वोट डालकर चुना गया और शगुन देने वाली बात यह है कि ये जो चुनाव हुआ था ये उसी गैरसैंण में हुआ था जिस गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल अपनी राजधानी घोषित कर चुका है। मैं थोड़ा सा पीछे 2-4 हफ्ते पीछे चला जाता हूँ। दरअसल उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर अध्यक्ष का चुनाव होना ही था। जो पुराने लोग हैं वो चाहते थे कि पहले की तरह एक सयाने को अध्यक्ष बना दिया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल में अध्यक्ष का अर्थ होता सयाना, कुशलता नहीं था। तय हुआ कि पिथौरागढ़ में बैठक होगी। पिथौरागढ़ का मतलब काशी सिंह ऐरी जी के गृह जनपद में बैठक होगी। विरोध हुआ, नहीं पिथौरागढ़ नहीं होगी, मसूरी में होगी। एक वर्ग मसूरी के लिए तैयार हो गया, दूसरे नहीं मसूरी नहीं, देहरादून में होगी। दूसरा वर्ग देहरादून के लिए तैयार हो गया। एक वर्ग और था, नहीं बैठक होगी, चुनाव होगा, गैरसैंण में होगा। खैर, बीच में चुनाव की एक नाटकबाजी कहूँ जैसी भी हुई, बकायदा घोषित हुए मैं अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, तू अध्यक्ष। इस सब के बीच से होते गुजरते अंततः 17 तारीख इसी महीने उत्तराखंड क्रांति दल के लोग बहुत अधिक संख्या, क्योंकि वोट अगर मैं बताऊं तो वोट के हिसाब से बहुत अधिक संख्या वहाँ नहीं थी। संगठन के लोग थे या किस तरीके थे उस पर विवाद में नहीं जाते हैं, लेकिन 17 तारीख को इसी महीने उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष का चुनाव वोट की ताकत से हुआ। 4 प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में, जिसमें सबसे अधिक वोट कठैत साहब को पड़े और वो 95 वोट और वो अध्यक्ष चुन लिए गए। चुनाव समाप्त हो गया।
कठैत साहब राज्य आंदोलन के दौरान जो भी चेहरे इस बार चुनाव मैदान में थे उसमें जियाल साहब थे, कठैत साहब थे, पंकज बयास और डॉक्टर भट्ट। क्योंकि हम लोग राज्य आंदोलन के हिस्से रहे हैं, मैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हिस्सा नहीं रहा हूँ, हम संघर्ष वाहिनी के लोग थे, तो हमें मालूम है कि इनमें से ये चेहरे जितने भी अभी अध्यक्ष के मैदान में थे, उनमें राज्य आंदोलन में प्रथम पंक्ति, जो उत्तराखंड क्रांति दल की राज्य आंदोलन की प्रथम पंक्ति थी, उसमें ये लोग कहीं थे या नहीं थे मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता होंगे, लेकिन क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ और मैंने राज्य आंदोलन में एक सिपाही के साथ साथ पत्रकारिता, मतलब रोटी के लिए, पेट के लिए पत्रकारिता करते हुए राज्य आंदोलन की मैं हिस्सेदारी मैंने की है स्वतंत्र रूप से काम करते हुए, तो मेरे को मालूम नहीं है कि कोई इनमें प्रथम पंक्ति थे या नहीं थे। खैर, मैं उधर नहीं जा रहा। उत्तराखंड क्रांति दल का अगर चुनाव हुआ तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुपचाप चलो क्या करना है, मरे थके हैं, उस स्थिति में नहीं थी। उनका पूरा ध्यान गैरसैंण की ओर था। उनका भय बिन होए ना प्रीति। उत्तराखंड क्रांति दल अपने में नाम है और बड़ा नाम है। दोनों दलों की नज़र उन पर थी। सरकार में भाजपा है तो पूरे शासन प्रशासन की भी नज़र उन पर थी। मैं आपको 1978 में ले जाता हूँ, जहाँ से ये जो आंदोलन था, राज्य का आंदोलन, जिस आंदोलन के बाद राज्य बना, जिसकी शुरुआत होती है, इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वो पृथक पर्वतीय राज्य के नारे के साथ थी। पृथक पर्वतीय राज्य के नारे के साथ जो मैकेनिज्म उत्तराखंड क्रांति दल सामने लाया वो ये था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों में भागीदारी करते हुए इस आवाज को पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को सामने लाते हुए राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करेंगे। पृथक पर्वतीय राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करेंगे। वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ते रहे, लोकसभा के चुनाव भी लड़े। क्योंकि ये लोग राजनीतिक तरीके से इस मांग को उठा रहे थे, इसलिए जब जनता वोट के अलावा एक नौजवान वर्ग, जोशीला वर्ग इनके साथ जो जुड़ा, वो इनके राजनीतिक आंदोलन के साथ तो था ही था, लेकिन जोश व खरोश के साथ साथ वो राज्य की मांग के लिए हर तरीके से आंदोलन करने को तैयार था। खैर, आंदोलन चलता रहा। जब पहला जसवंत सिंह बिष्ट रानीखेत से उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक चुनकर पृथक पर्वतीय राज्य के विधायक चुनकर लखनऊ पहुंचे, मुझे अभी भी याद है, शायद दारुल सफा B52 ऐसी कुछ कमरा था उनका, अक्सर आना जाना होता था, बहुत सज्जन पुरुष। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर बेचैनी हुई। भारतीय जनता पार्टी तब राजनीति में उत्तराखंड क्रांति दल से आगे नहीं थी, उसका वजूद पहाड़ में नहीं के बराबर था। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर हम राज्य आंदोलन के साथ सामने आते हैं तो शायद जल्दी हम उत्तराखंड में कुछ विधायक अपने जिताकर लखनऊ भेज सकते हैं। ऐसा यहाँ की भारतीय जनता पार्टी और यहाँ RSS जो थी विंग, उनमें मंथन चला। और यही वो दौर भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस आंदोलन को अलगाववादी आंदोलन कहा। मुझे याद है जब इस आंदोलन को अलगाववादी आंदोलन कहा गया, तो अब क्योंकि राज्य का आंदोलन राजनीतिक तरीके से चल रहा था, चुनावी रास्ता इनका अपना था, लेकिन इस आंदोलन में दो धाराएं तब तक विकसित हो चुकी थी। एक सीधे सीधे चुनाव लड़ने वाली धारा
जो चुनाव के लिए अपने एक चुनाव निशान के साथ साथ काम करते थे। और दूसरी धारा थी कि हमें राज्य चाहिए, हम वोट भी देंगे राज्य के लिए, लेकिन हम सत्ता का उस हर कदम का विरोध करेंगे जो हमें लगेगा कि हमारे राज्य के निर्माण में बाधक है। ये नौजवानों की जो कॉलेजों से निकले थे, बेरोजगार थे, मजदूर थे, वो इस तरीके से राज्य आंदोलन के साथ जुड़ रहे थे। अब राज्य आंदोलन में जो चेतना का विकास हो रहा था वो दो तरीके से था। एक, ठीक है, चुनाव होंगे, राज्य की मांग के माध्यम से विधानसभा में अपना प्रत्याशी भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे, चुनाव में चुनौती देंगे। और दूसरा कि हम सरकार का उस हर मोड़ पर विरोध करेंगे जो हमें लगेगा कि राज्य आंदोलन के खिलाफ है या राज्य के खिलाफ है या राज्य के शोषण पर केंद्रित है। ठीक हो गया। अलगाववादी कहने के बाद ये जो वर्ग था जो हर कदम पर राज्य सत्ताओं का विरोध करने के लिए तैयार था कि हम उत्तराखंड के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं होने देंगे, उसकी भ्रुकुटी चढ़ना या उसमें चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि कोई छोटा मोटा साधारण आदमी इस बात को नहीं कह रहा था कि आंदोलन अलगाववादी है। स्वयं प्रधानमंत्री के पद से इस बात को कहा गया, चौंकाने के लिए भी था। लेकिन मैं गवाह हूँ उस सबका, बहुत से लोग गवाह हैं, मैं ही नहीं, कि अलगाववादी कहने के बाद डर का कोई माहौल उत्तराखंड में नहीं फैला ना, कोई आंदोलनकारी डरा नहीं, थोड़ा चिंतित हुआ था। और अलगाववादी कहने के बाद आंदोलन की चेतना विकसित हुई थी, और आंदोलन की चेतना ही विकसित नहीं हुई थी, आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या बड़ी थी। क्योंकि अलगाववादी कहती जो नौजवानों का गुस्सा था वो आंदोलन के साथ खड़ा हो गया था। इस नाजुक समय में संघ और आरएसएस के लोगों ने जो उत्तराखंड पर केंद्रित थे, आधारित थे, ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। बड़ा फैसला उन्होंने वाजपेयी जी के बयान के खिलाफ जाकर अपने लोगों से संपर्क किया। मैं उसमें एक नाम जरूर यहाँ लेना चाहूँगा, शोभन सिंह जीना जी का नाम। वो पर्वतीय विकास मंत्री भी रहे थे तो उत्तर प्रदेश से, और भी सम्मानित नाम भी थे उत्तराखंड के अंदर। उन लोगों ने पहल की और आडवाणी साहब से लेकर मुरली मनोहर जोशी जी से आदि जितने ऊपर के थे, सबके माध्यम से अब भारतीय जनता पार्टी को तैयार कर लिया कि यह आंदोलन अलगाववादी नहीं है, बल्कि ये राज्य का आंदोलन है, और इस आंदोलन में हम अगर अंदर जाते हैं, इसको अपने हाथ में लेते हैं, तो हम राजनीतिक लाभ हमको होगा। और उसका एक परिणाम सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे उत्तराखंड पृथक पर्वतीय राज्य की मांग उत्तराखंड क्रांति दल की थी, और भारतीय जनता पार्टी उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर सामने आई। अब दो ताकतें सामने हो गई, दो ताकतें राज्य के पक्ष में हो गई। एक, पृथक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल था। दूसरा, उत्तरांचल राज्य की, यहाँ उत्तरांचल राज्य था लेकिन उत्तरांचल पर्वतीय राज्य नहीं था। उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने आ गई, और दोनों चुनाव के माध्यम से अपने विधायक और सांसद लखनऊ और दिल्ली भेजने के प्रति ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे। और राज्य की मांग तो खैर थी, अंतर थोड़ा सा था। उत्तराखंड क्रांति दल पृथक पर्वतीय राज्य के साथ था और भारतीय जनता पार्टी राज्य के साथ थी। इसमें एक ताकत और थी और उसने बहुत बैलेंस किया, और वो ताकत थी संघर्ष वाहिनी की ताकत, या फिर छुटपुट तरीके से जो संगठित होते हैं गांव में, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के आंदोलनों के रूप में जो ताकतें उभर रही थी उत्तराखंड के, तो वो दूसरी ताकत थी। ये संघर्ष वाहिनी तब राजनीतिक चुनावी संगठन नहीं था, सिर्फ आंदोलन का संगठन था। अगर आप सबको याद होगा तो उत्तराखंड की जो राज्य के आंदोलन की खबरें छोटी छोटी छपा करती थी, बड़ी नहीं होती थी। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस राज्य की मांग अगर उठी, पहली बार, और बड़े बैनर के साथ उठी, BBC जैसे ने लंबा समय दिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, जर्मन
और देश के सारे हिंदी अंग्रेजी के अखबार मुख्य पृष्ठ में अगर इस राज्य की आवाज़ को उठाया गया, उठी, तो वो थी हिमालयन कार रैली का विरोध करने के बाद, उत्तराखंड में हिमालयन कार रैली को रोकने के बाद। रानीखेत, खैर हिमालयन कार रैली जब रोक दी संघर्ष वाहिनी ने, उत्तराखंड जन संघर्ष वाहिनी ने जब हिमालयन कार रैली रोकी कि राज्य नहीं तो कार रैली नहीं, तो पहली खबर थी राज्य आंदोलन को लेकर, जिसको लेकर पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने अखबारों के मुख्य पन्नों में, पहले पन्नों में, उस समय में टीवी तो होता नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा जो रेडियो होता था वो बीबीसी होता था, और कुछ लोग वॉइस ऑफ अमेरिका भी सुनते थे, कुछ वॉइस ऑफ जर्मन भी सुनते थे, लेकिन बीबीसी, और बीबीसी ने जब इस खबर को लिया तो बहुत बड़ा बैनर। खैर मैं इसमें फिर कभी आऊँगा, और आऊँगा जी, विस्तार से आऊँगा। ये तीसरी ताकत थी जो लड़ाइयाँ चलती चली गई, और एक माहौल आया, एक मौका आया। उस मौके पर, क्योंकि यहाँ दो संगठन लड़ रहे थे और दोनों राज्य के लिए लड़ रहे थे, एक पृथक पर्वतीय राज्य के लिए लड़ रहा था उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में, दूसरा उत्तरांचल राज्य के लिए लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के रूप में। उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत ज़्यादा सुलझे हुए और बहुत अधिक वैचारिक लोग नहीं थे। कुछ तो ऐसा होने लगा था कि एक ने कह दिया तो सबने मान लिया, और कई बार तो ऐसा भी हुआ, इन्हीं के लोग बताते हैं कि एक बैठ गया तो सबने कहा चलो बैठने दो, हम भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से। तो इस दौर में एक फैसला उत्तराखंड क्रांति दल ने लिया, जिसमें एक चुनाव का बहिष्कार इनके द्वारा किया गया। और जब एक चुनाव का बहिष्कार इनके द्वारा किया गया, ऐसे ही किसी मौके की तलाश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पहले से बैठे हुए थे, या यूं कहूं कि चुनाव के बहिष्कार के नाम से बहुत चालाकी से भाजपा ने उत्तराखंड क्रांति दल को अपने जाल में फंसाया। और जब चुनाव का बहिष्कार वो संगठन कर रहा है जिस संगठन के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी राज्य के आंदोलन में सामने आई, तो निश्चित रूप से चुनाव का जो मैदान था वो उत्तराखंड क्रांति दल से सरक कर भारतीय जनता पार्टी के पास आना ही था। मैंने कहा ना, परिपक्वता नहीं थी, राजनीतिक आंदोलन की परिपक्वता थी, क्योंकि आंदोलन में लोग जुड़ चुके थे, आप भाग भी नहीं सकते थे। खैर, पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई उस बहिष्कार के बाद केंद्र से थोड़ा सरकी, हटी, भटकी, और उत्तरांचल राज्य की लड़ाई को उन्होंने अपने को मजबूत कर दिया। राज्य बन गया। राज्य बनने के बाद, राज्य बनते समय भी बहुत सी गलतियां हुई। 27 संशोधन बहुत बड़ी गलती थी, जिस चुप्पी, 27 संशोधनों पर चुप्पी बहुत बड़ी गलती थी। उस पर यूकेडी की भी चुप्पी थी, भाजपा की भी चुप्पी थी, कांग्रेस तो खैर क्यों बोलती। यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी, देखिए जनता की समझदारी, जब आप चुनाव से भागे थे, पहले भागे थे, उसके बाद फिर आप चुनाव लड़े, लेकिन तब तक आप भाग चुके थे। राज्य बनने के बाद जो पहला चुनाव होता है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है, वो भी तीसरे नंबर की पार्टी भी बहुत थोड़े से विधायकों के साथ। और पहले नंबर की पार्टी बनके उभरती है वह कांग्रेस, जो राज्य आंदोलन की पक्षधर थी ही नहीं, जो चाहती थी, और आश्चर्य कि उनका वो नेता जो राज्य आंदोलन का पुरजोर विरोधी, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, कॉर्पोरेट का आदमी था। खैर छोड़ देते हैं इस बात को, फिर कभी। राज्य बन गया। राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक की जो क्रम है, उसमें पृथक पर्वतीय राज्य आज तक नहीं बन पाया। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में, तो विधायकों की संख्या मैदानों में की ज़्यादा है, आबादी मैदानों की ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्र जो उत्तराखंड का है, और बजट भी मैदानी क्षेत्र में विधायकों की और आबादी की संख्या के हिसाब से वहीं ज़्यादा जा रहा है।
ये चौंकाने वाला था। भाई जब हम लखनऊ में थे तब क्या हो रहा था, तब भी तो मैदानी क्षेत्र की ही संख्या ज़्यादा थी, उन्हीं के विधायक ज़्यादा थे। न कारखाने में तूती की आवाज़ होती थी लखनऊ में हमारी। राज्य बनने के बाद आज पर्वतीय क्षेत्र की आवाज़ न कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह है देहरादून के अंदर। क्यों? क्योंकि विधायक हमारे कम है, जनता हमारे पास कम है, क्षेत्रफल हमारे पास कुछ ज़्यादा है। लेकिन जो क्षेत्रफल हमारे पास ज़्यादा है, हमारी लड़ाई थी जल जंगल जमीन पर प्रबंधन यहाँ के जीवन का होगा। अब यहाँ जल जंगल जमीन में प्रबंधन किसका है? खड़िया माफिया, रेता बजरी माफिया, पत्थर माफिया, लकड़ी माफिया, लीसा माफिया, उनका वर्चस्व इस भूखंड पर, जल जंगल जमीन। अभी आप देख रहे होंगे एक बहुत शरारतपूर्ण शब्द है क्षतिपूरक वन। मतलब अगर हम कहेंगे साहब हमारे लिए एक सड़क आप बना दीजिए, वो जो सड़क कटेगी, उस सड़क के कटने पर क्षतिपूरक वन के नाम से जनता के हिस्से की जो जमीन होगी, सिविल स्वयं वन, सिविल भूमि, वो वन विभाग को हस्तांतरित होगी। ये मतलब शरारतें ये राज्य के अंदर की जल जंगल जमीन पर यहाँ के जीवन के प्रबंधन की जो मांग थी पृथक पर्वतीय राज्य की, उसके साथ जो हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहने आपके बीच में आया था कि हमारा जो मांग थी पृथक पर्वतीय राज्य की मांग थी, जो अभी पूरी नहीं हुई है। और पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल में वोट की ताकत से अध्यक्ष चुना गया है। अब देखना यह है क्या चुना गया अध्यक्ष जो प्रबंध कारिणी अपनी बनाता है वो नए सिरे से पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को सामने लाएंगे उसी तरीके से चुनाव लड़ते हुए, क्योंकि पृथक पर्वतीय राज्य तो बना नहीं है। बना है तो उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड कर दिया गया है, उत्तराखंड राज्य बना है। अभी आपने देखा होगा कि रमेश निशंक और भारतीय जनता पार्टी के और भी बहुत बड़े बड़े नाम नजीमाबाद, मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्र को उत्तराखंड के साथ मिलाने की बड़ी मीठी मीठी कोशिशें करते रहे, मीठे मीठे प्रयास करते हैं, मांग उनकी उठती हैं, सार्वजनिक होती रही हैं। यानी आप पहले दिन जहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पृथक पर्वतीय राज्य की मांग के साथ नहीं आई थी, वो एक राज्य की मांग के साथ आई थी जो उत्तर प्रदेश से अलग होगा। और राज्य भी बना तो भारतीय जनता पार्टी की मांग के अनुसार बना, एक राज्य बना जिसमें मैदानी क्षेत्र आज भी ताकत में है, लेकिन पृथक पर्वतीय राज्य नहीं बना है। अब यदि कठैत साहब, क्योंकि श्रीनगर के रहने वाले हैं, पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इन्हीं लोगों के प्रयास से जो चुनाव हुआ वो गैरसैंण में हुआ। यदि कठैत साहब एक कुशल नेता की हैसियत से पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को पुनर्जीवित करते हैं और ये मानते चलते हैं अभी तो पृथक पर्वतीय राज्य बना ही नहीं है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को तो चुनौती देंगे ही देंगे जिन्होंने राज्य के निर्माण में से पृथक पर्वतीय शब्द को कमजोर किया। और उत्तराखंड के अंदर भी वो एक ऐसी उम्मीद को जगाएंगे जिस उम्मीद को लोग उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से छोड़ चुके हैं। इनकी अपरिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता न होना, इनके फैसले, इनकी ढुलमुल नीति जो रही इनके नेताओं की, वो चाहे काशी सिंगरी हो, दिवाकर भट्ट हो, जंतवाल साहब, आदि 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 बहुत सारे नाम, इन सब क्योंकि अब ये चुनाव जीत चुके हैं। अब पूरा संगठन, और अच्छी बात ये है कि अगर मैं वोटों के थ्रू तो टिकैत साहब को जो निश्चित रूप से कठैत साहब को जो वोट पड़े हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या दिवाकर भट्ट समर्थकों की है, लेकिन उत्तराखंड हमें ये भी मालूम है कि आप प्रो दिवाकर भट्ट कभी थे लेकिन आज नहीं। तो यदि वर्तमान ढांचा जो गैरसैंण में बना है वो फिर से नए सिरे से पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को लेकर जनता के बीच में आता है, तो निश्चित जानो जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर पर्वतीय क्षेत्र के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल की जमीन पूरी की पूरी हड़प रखी है, वो जमीन देर नहीं लगेगी उत्तराखंड क्रांति दल के पास लौटने के लिए। फिर मिलते हैं मित्रों।